ठीक है, तो बोर्ड आ रहा है पूरा। अल्टरनेटिंग करंट आयुष तो अल्टरनेटिंग करंट में हमने देखा था ये टाइम के साथ चेंज करता रहता है ना। साइन थीटा साइनसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने लिया है। हमारा जो पूरे चैप्टर में रहेगा वोल्टेज क्या रहेगा, Vm sin ओमेगा t। Vm का तीनों नाम क्या है ये लड़की बताएगी। एक वोल्टेज, एम्पलीट्यूड, हाँ ये m तो लगा है ना, मैक्सिमम वोल्टेज है ना। डेली का डेली करते रहना प्रैक्टिस घर पे, चैप्टर आपको चलते चलते क्लास में पूरा हो जाएगा। तो AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, तो नया हेडिंग लेंगे हम लोग, AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। यहाँ पे देखो ये जो AC वोल्टेज है ये हमारा AC सोर्स है, AC सोर्स, और यहाँ से जो वोल्टेज निकल रहा है ये क्या है, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t है ना। तो ये सोर्स वोल्टेज है। जो हमने इंडक्टर का मतलब होता है वो इक्वाइल सोलेनॉइड जो होता है उसी को इंडक्टर बोलते हैं। तो सोलेनॉइड में क्या किया हमने, एक AC सोर्स को जोड़ दिया तो क्या होगा, और ये जो सोलेनॉइड है जो इंडक्टर जिसको बोल रहे हैं उस इंडक्टर के अंदर है तो वायर का ही, वायर को इक्वाइलिंग शेप में लपेट देते हैं तो इंडक्टर बन जाता है। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, बट उस रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे निग्लिजिबल मानने वाले हैं। मतलब जो इंडक्टर रहेगा वो आइडियल इंडक्टर रहेगा। आइडियल इंडक्टर का केस पहले पढ़ेंगे, बाद में उसका जो रेजिस्टेंस आएगा तो बाद में उसको LR सर्किट के थ्रू पढ़ेंगे। इंडक्टर और रेजिस्टर उसके रेजिस्टेंस को अलग करके स्टडी करेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये मान लेते हैं कि इस इंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस जो वो निग्लिजिबल है, मतलब उसको हम लोग जीरो बना देने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या, जैसे हमने वोल्टेज दिया V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t, तो हमारा मेन का टारगेट क्या रहेगा कि इस वोल्टेज के थ्रू इसमें करंट कितना निकलेगा वो निकालना है ना। इस वोल्टेज के थ्रू इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा, करंट का एक्सप्रेशन निकालना है। दूसरा कि पावर निकालना है कि इसके अंदर ये जो है एवरेज कितना पावर कंज्यूम करता है, एक साइकिल के लिए इसका एवरेज पावर कितना होता है वो निकालेंगे। दो चीज हमारा टारगेट होता है कि इस इंडक्टर में करंट क्या फ्लो कर रहा है, और दूसरा कि उस इंडक्टर में एवरेज पावर कितना है। बस समझ में, एवरेज पावर, दूसरा क्या है, करंट इन द इंडक्टर सर्किट। तो हमने क्या बोला आपको कि ये इंडक्टर कैसा लेना है अपने को, आइडियल इंडक्टर। आइडियल इंडक्टर का मतलब क्या हो गया, इसका जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने जीरो मान लिया, एग्जैक्ट कर दो जीरो, जीरो ही मान लिया आइडियल इंडक्टर। तो एन AC सोर्स is connected to an ideal inductor that is inductor having negligible resistance. Ideal conductor, inductor that is inductor having क्या लिखेंगे, जीरो रेजिस्टेंस। और जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है AC सोर्स, वोल्टेज ऑफ AC सोर्स इज V इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा t। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना।
अब करंट का एक्सप्रेशन निकालेंगे कि करंट क्या इसमें फ्लो करेगा, इस सर्किट में क्या करंट फ्लो करेगा। तो हमें यहाँ पे भी किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाना पड़ेगा। कल हमने लगाया पिछले क्लास में, परसों के क्लास में लगाया था हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो यहाँ पे आपको पता है कि इंडक्टर में वोल्टेज कितना होता है, चैप्टर 6 का है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना होता है, -L/di/dt, है ना। ये याद होना चाहिए अपने को कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है -L, माइनस क्यों होता है, क्योंकि अपोज करता है ना। इंडक्टर क्या करता है, अपोज करता है, इसीलिए वोल्टेज जो इसके क्रॉस रहेगा -L/di/dt। जितना करंट पास करेगा उसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो वो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, तो क्या करेगा, अपोज करता है वहां पे। तो एक इंडक्टर में जब आप सप्लाई वोल्टेज देते हो तो वो उसका अपोज करता है, क्योंकि इससे सप्लाई वोल्टेज से क्या होगा, करंट पास करेगा, और जब इसके अंदर करंट पास करेगा तो उसको अपोज करना चाहता है। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो यहाँ पे जो है सब कुछ टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा ET = 0। वोल्टेज या EMF टाइम का फंक्शन है, क्योंकि वोल्टेज भी टाइम का फंक्शन है, तो इसके क्रॉस का जो वोल्टेज रहेगा वो भी टाइम का फंक्शन होगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, सिग्मा ऑफ ET = 0। लेकिन डीसी सर्किट में क्या करते हैं, सिग्मा V = 0 लेते थे, क्योंकि डीसी में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है, वहां पे वोल्टेज चेंज नहीं करता। लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज है वो टाइम का फंक्शन है, इसीलिए सिग्मा ET = 0 अप्लाई करेंगे। तो ये अप्लाई करेंगे तो इसका वोल्टेज V माइनस इसके क्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा, L/di/dt = कितना हो गया, 0। इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज दो ही तो है यहाँ पे वोल्टेज, एक ये और एक इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वोल्टेज, इसकी वजह से। तो V माइनस L/di/dt = 0। तो यहाँ से अगर V का एक्सप्रेशन लिखा जाए तो क्या बनेगा, L/di/dt, देयरफॉर di/dt क्या बन गया, V/L, ठीक है। और V कितना है हमारा वोल्टेज, Vm sin ओमेगा t, तो di/dt, तो V के जगह पुट कर देंगे Vm sin ओमेगा t/L। हमें क्या करना है, करंट निकालना है हमें करंट, तो ये dt को इक्वल टू के बाद भेज दो, तो di बनेगा Vm/L sin ऑफ ओमेगा t dt। अब क्या करेंगे, di को इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो di का इंटीग्रेशन क्या होगा, i। तो इसी को क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो di का इंटीग्रेशन क्या बन गया, i बन गया। स्मॉल i क्यों ले रहे हैं, इंस्टेंटेनियस करंट, क्योंकि करंट भी जो है वेरिएबल है, और हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट को, सर्किट में जो करंट पास कर रहा है उसको स्मॉल i से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल I किसके लिए रिजर्व कर दिया आप लोगों ने, RMS करंट के लिए, इफेक्टिव करंट के लिए कैपिटल I को यहाँ पे रिजर्व कर दिया, तो स्मॉल i लिखेंगे हम। तो Vm तो मैक्सिमम वोल्टेज है, वो तो चेंज करेगा नहीं। L क्या है, इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू होता है, व्हाट इज L, तो बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर। दो तरह का बताया ना, सेल्फ इंडक्टेंस, दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस। जब दो सोलेनॉइड या दो इंडक्टर होता है तो वहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस आता है। तो यहाँ पे दोनों कांस्टेंट है, तो Vm/L को बाहर निकाल दो। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो जाएगा माइनस ऑफ कॉस ओमेगा t अपॉन t का कोई ओमेगा किधर आएगा, नीचे आ जाएगा, प्लस में क्या रहेगा, एक कांस्टेंट। इंटीग्रेशन में हमेशा कांस्टेंट लगाते हैं। तो ये जो i बना, ये बन गया माइनस ऑफ Vm/L cos ऑफ ओमेगा t प्लस c, इक्वेशन नंबर 2। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटीग्रेशन में तो डिवाइड में आता है ना। अगर इंटीग्रेशन करते हो, याद रखना, इंटीग्रेशन में जो कोएफिशिएंट sin ऑफ kx dx का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस ऑफ cos kx अपॉन k। डिफरेंशिएशन में जो कोएफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है, और इंटीग्रेशन में जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइड में आता है, ठीक है। तो ओमेगा जो है t का कोएफिशिएंट है, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन में जो टाइम का कोएफिशिएंट रहे वो हमेशा कहाँ आएगा, डिवाइड में, ठीक है। डिफरेंशिएशन में कहाँ चला जाता है, ये ओमेगा से मल्टीप्लाई करना पड़ता, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन। तो ये i का एक्सप्रेशन निकला। देखो ये जो कांस्टेंट है, अब देखो ये कांस्टेंट को यहाँ से हम लोग हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे, देखो, क्योंकि ये c का मतलब क्या होता है, c का मतलब है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ध्यान से समझना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये जो करंट है वेरिएबल करंट है ना, ये करंट कैसा है, वेरिएबल करंट। तो यहाँ पे जो करंट है ये I करंट है, अगर लेफ्ट साइड पे करंट होगा तो राइट में भी करंट का एक्सप्रेशन होता है,
क्योंकि कोई भी फॉर्मूला जो होता है वो डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। अगर लेफ्ट में करंट है तो राइट में भी करंट ही रहेगा, तो ये भी करंट बनेगा, ये भी करंट बनेगा। तो ये अगर वेरिएबल करंट है तो यहाँ पे कांस्टेंट का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सर्किट में जो भी करंट है वेरिएबल करंट है, और ये क्या कांस्टेंट होता है, 5, 10, 20 जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट करंट का मीनिंग नहीं है, क्योंकि ऑल करंट आर वेरिएबल करंट। बात समझ में आया लॉजिक क्या है? तो यहाँ से सी लिखेंगे बट बाद में उसको इग्नोर करेंगे, हटा देंगे और यहाँ लिख देंगे हियर करंट इज चेंजिंग, करंट इज चेंजिंग, therefore वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी, और सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और ये सी जो है क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ सी इज 0 because no any current is constant, because no any current in the circuit is constant। सर्किट में कोई भी कांस्टेंट चीज करंट है ही नहीं, तो हमने सी को लगाना है, बट बाद में हम लिख देंगे करंट चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी करंट जो है कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसीलिए सी को यहाँ से हटा दें। बात समझ में आया सबको? तो इसको हटा दोगे तो आगे एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ बी एम अपॉन ओमेगा एल कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब देखो अगर इस वोल्टेज से इस साइन को करंट को कंपेयर करो, देखो ये साइन में चल रहा था, इसका जो फंक्शन है वेव फॉर्म रहेगा, वोल्टेज का जो वेव फॉर्म है वो साइन ओमेगा टी है, और ये क्या है कॉस ओमेगा टी, मतलब वेव फॉर्म बदल गया ना। वेव फॉर्म क्या हुआ, वो साइन थीटा के ग्राफ में चलेगा और करंट कॉस थीटा के ग्राफ में चलेगा, लेकिन हम चाहते ये है कि इसको भी साइन के टर्म में ही लिखो, तो कंपेयर कर पाएंगे कि कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है, तो ही बता पाओगे अगर ये भी साइन के टर्म में लिखा जाए तो यहाँ पे माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, ये माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लोग लिखेंगे साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई 2। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बोलो कैसे सर? तो आपको ये तो फॉर्मूला पता ही है, अभी मैथमेटिक्स थोड़ा रहेगा इसमें तगड़ा। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा। इसी में अगर मैं माइनस लगा दूं, ये क्या हो गया, देखो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो अपने को ये बात पता है, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, अगर ये टर्म से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, ये थीटा पॉजिटिव बन जाएगा और पाई बाई 2 क्या बनेगा, निगेटिव, इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन के अंदर अगर माइनस रहे तो माइनस क्या बाहर निकल जाता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा, तो ये बनेगा माइनस साइन थीटा माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, और ये माइनस को उधर भेज दो, तो साइन थीटा माइनस ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो आप डायरेक्ट ये याद रख सकते हो, मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कहां से आ रहा है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, माइनस हमने यहां से कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव बन गया, ये निगेटिव, कॉस थीटा। साइन ऑफ माइनस, माइनस बाहर निकलता है तो माइनस बाहर निकल गया, थीटा माइनस पाई बाई 2 कॉस थीटा, और ये जो माइनस यहाँ पे है उसको इक्वल टू के बाद भेज दिया, तो क्या बन गया, माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा का मतलब है साइन थीटा माइनस पाई बाई 2। तो इसी तरह से माइनस कॉस ओमेगा टी, थीटा के जगह पे क्या आ गया, ओमेगा टी, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ पे इसी एक्सप्रेशन को लिखा जाएगा, ये माइनस को हटा देंगे यहाँ से, Vm अपॉन ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई 2। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन करंट का आ गया। इसका मतलब देखो यहाँ पे जो वोल्टेज था साइन ऑफ ओमेगा टी है, लेकिन यहाँ पे जो करंट है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसका मतलब ये होगा कि वोल्टेज और करंट यहाँ पे सेम फेज में नहीं है। जैसे पिछला में क्या था, रेजिस्टेंस वाले में वोल्टेज जीरो था तो करंट भी जीरो, वोल्टेज मैक्सिमम करंट मैक्सिमम, वापस वोल्टेज जीरो करंट जीरो। लेकिन यहाँ पे जब ओमेगा टी जीरो होगा, अगर ओमेगा टी जीरो लोगे, साइन जीरो जीरो, वोल्टेज कितना बन गया, जीरो। और यहाँ पे जब ओमेगा टी जीरो लोगे तो क्या बचेगा, साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2, साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2, तो माइनस 1 बनेगा, तो माइनस 1 मतलब माइनस Vm अपॉन ओमेगा एल। तो जब ये जीरो रहेगा तब ये जीरो नहीं रहेगा, तब ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ Vm अपॉन ओमेगा एल, है ना। और जब ये ओमेगा टी पाई बाई 2 हो जाएगा, ओमेगा टी पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज मैक्सिमम पे रहेगा,
साइन 90 कितना होता है, मैक्सिमम 1 होता है। तो जब ओमेगा टी की जगह पाई बाय 2 पुट करोगे, साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1, तो ये मैक्सिमम वोल्टेज पे रहेगा। तो उस समय पाई बाय 2 पुट करो ओमेगा टी के जगह पे, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 कितना 0, साइन 0 कितना 0, इसका मतलब करंट कितना रहेगा 0। मतलब ये हुआ कि जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट 0 होगा, वोल्टेज मैक्सिमम करंट 0, क्योंकि देखो दोनों का जो साइन के अंदर का टर्म है वो डिफरेंट हो गया। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि करंट में टर्म माइनस का आ रहा है, मतलब करंट पीछे पीछे है, वोल्टेज आगे आगे है ना। करंट क्या है यहाँ पे, पीछे चल रहा है ना, करंट कितना पीछे है, तो बोलेंगे पाई बाय 2 एंगल से पीछे है, तो उसको बोलेंगे टेक्निकल टर्म में कि करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज, लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। लैग मतलब पीछे रहना, तो क्या लिखेंगे, वोल्टेज इज लैगिंग, सॉरी करंट लैग कर रहा है ना, करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज पाई बाय 2, बाय फेज पाई बाय 2, माइनस का टर्म है। यही जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे जो करंट बनेगा ये प्लस का हो जाएगा, मतलब वहां पे कैपेसिटर में करंट लीड करता है, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करेगा, कैपेसिटर में करंट लीड करेगा। तो एक टर्म याद रहेगा, कौन लीड कर रहा है, तो लैग तो बता सकते हैं, तो इंडक्टर में कौन लीड करता है, वोल्टेज, और करंट क्या करेगा, फिर लैग करेगा, उल्टा हो जाएगा उसमें। समझ में आपको। तो ये हमारा पहला काम था कि हम करंट का एक्सप्रेशन निकाल दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, पावर निकालेंगे कि एक साइकिल में इंडक्टर कितना पावर खर्च करता है, कितना पावर सर्किट से कंज्यूम करता है। बात समझ में है। यहाँ पे कोई डाउट है किसी को, ये थोड़ा ध्यान रखना, आपको डायरेक्ट ये यूज करना हो, तो मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको डायरेक्ट ये लिखना है, या चाहो तो आप ये रफ में लिख सकते हो कहीं पे कि ऐसे ऐसे आता है। चलो फटाफट नोट करो। बंद कर